everyone, welcome to ASAP Meet. So we'll start our journey with class 11 biology chapter 1 the living world. तो सबसे पहले let's see the overview of the chapter living world. It contains 4 topics: characteristics, nomenclature, taxonomic categories and taxonomical aids. जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके जो आते हैं वो nomenclature और taxonomical aids पर आते हैं. तो लिविंग को डिफाइन करने के लिए एनसीईआरटी में 4 कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं. मेजरली वो ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, मेटाबॉलिज्म है और कॉन्शियसनेस है. ठीक है, इसमें से अगर हम बात करें कि डिफाइनिंग कौन सा है और नॉन डिफाइनिंग कौन सा है, तो डिफाइनिंग हो गया अपना मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस, और फंडामेंटल हो गया रिप्रोडक्शन और ग्रोथ. फंडामेंटल वो होता है जिसमें एक्सेप्शंस हो रहे हो या तो फिर ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में पाया जाता हो. ओके, सो हमारा जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग का वो है ग्रोथ. ग्रोथ क्या है? ये एक फंडामेंटल फीचर है, ये हम देख चुके हैं. ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में ही पाया जाता है. अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स में अपनी जो ग्रोथ है वो अनलिमिटेड होती है, हमेशा होती रहती है ग्रोथ. और एनिमल्स में क्या होता है? लिमिटेड होती है, एक टाइम के बाद रुक जाती है. जबकि जैसे कुछ सेल्स होती हैं, इनमें रिप्लेस करने के लिए कोई टिश्यू जो है वो ख़राब हो गया है तो उसको रिप्लेस करने के लिए नई सेल्स बनती रहती हैं. अब अगर हम बात करते हैं कि ग्रोथ है क्या, तो ग्रोथ को ओवरऑल आप बोल सकते हो कि ये इंक्रीज़ होता है, बी इट मास और नंबर. तो इसी से बोला जाता है, एनसीईआरटी कहती है कि ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ग्रोथ के, इंक्रीज़ इन मास हो रहा है या फिर अगर इंक्रीज़ इन नंबर हो रहा है तो हम उसको कह देंगे कि वहाँ पे ग्रोथ हो रही है. ठीक है, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ हमारा हो गया ये. उसके बाद अगर टाइप्स ऑफ उसकी बात करते हैं कि टाइप्स कितने ग्रोथ के, तो 2 तरह का होता है. एक एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती है जो बाहर से ग्रोथ हो रही है, नॉन लिविंग में होती है, जैसे सैंड मून्स हो गए, बोल्डर्स हो गया, इन सारे में बाहर से ग्रोथ हो रही है. मान लो आपने हील पहन के आप चल रहे हो तो वो हमारी बाहर से ग्रोथ हो रही है, वो नॉन लिविंग की हो गई. फिर अगर इंट्रिंसिक ग्रोथ है तो वो इंटरनल है. ठीक है, वो लिविंग में ग्रोथ हो रही है. अब जैसे ग्रोथ जो है इसको हम फंडामेंटल फीचर कहते हैं, लेकिन अगर हम इंट्रिंसिक की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं कि इंट्रिंसिक ग्रोथ क्या है, तो अपनी जो ये इंट्रिंसिक है इसको हम डिफाइनिंग कहते हैं, सिर्फ अगर हम इंट्रिंसिक की बात करते हैं. और अगर हम ग्रोथ की बात करें तो इसको हम फंडामेंटल ही कहेंगे. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक विच इज़ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन हमें मालूम है कि ये 2 तरह का होता है, एक होता है सेक्शुअल, एक होता है एसेक्शुअल. जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें जेनेटिक वेरिएशन दिखने मिलते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स होता है, स्लो होता है, इलेबरेट प्रोसेस होता है. जो एसेक्सुअल होता है यहाँ पे हमें क्लोन्स देखने मिलते हैं, यहाँ पर जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सेम इंडिविजुअल बनते हैं, तो उनको हम क्लोन्स कहते हैं. ये इजी प्रोसेस होती है, सिंपल प्रोसेस होती है. फिर यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि सारे रिप्रोडक्शन क्योंकि फंडामेंटल फीचर है तो यहाँ पर मतलब कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस तो पाए जा रहे हैं. तो म्यूल्स हो गए, स्टेराइल वर्कर बीव्स हो गई, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल हो गए, ये रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं. तो इसलिए हम क्या करते हैं कि रिप्रोडक्शन को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मानते हैं. ओके, उसके बाद हम देख लेते हैं मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन को. ये आपको याद ही करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बडिंग हम मालूम है ईस्ट और हाइड्रा में होती है. रीजनरेशन प्लेनेरिया में होता है. फ्रैगमेंटेशन फंजाई, फिलामेंटस एल्गी, प्रोटोनिमॉर्फोसिस, ये ब्रायोफाइट का है प्रोटोनिमॉर्फोसिस. फिर एसेक्सुअल स्पोर्स फंजाई में पाए जाते हैं. ये एज इट इज़ याद कर लो आप लोग. अब हमारा क्या हो गया, ग्रोथ ख़त्म हो गई, रिप्रोडक्शन ख़त्म हो गया, पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बचता है कि एनसीईआरटी कहती है कि यूनिसेलुलर जो है इनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो हैं ये म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स होते हैं. ये कैसे होता है? देखो, मान लो कोई एक सेल है, इसने क्या किया, डिवाइड किया, ये 2 सेल बन गई. ठीक है, अब ये स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि इंक्रीज़ इन मास और इंक्रीज़ इन नंबर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ होते हैं. तो यहाँ पर देखो रिप्रोडक्शन हो रहा है क्योंकि यहाँ पे एक सेल से 2 सेल बन गई, प्लस नंबर भी तो इंक्रीज़ कर रहा है ना, तो इसे हम ग्रोथ भी बोल सकते हैं, रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं. तो अगर एक यूनिसेलुलर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन बराबर होती है. जबकि अगर देखो हम मल्टी सेलुलर की बात करते हैं, फिर कोई हायर प्लांट की बात करते हैं, तो यहाँ पर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है. ये ऐसे आता है, मतलब यहाँ पे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन पहली बात की डिफरेंट है. ग्रोथ अलग हो रही है, रिप्रोडक्शन अलग हो रहा है. देखो हमारे में जो ग्रोथ हो रही है उसको हम रिप्रोडक्शन नहीं बोल सकते ना, ये कॉमन सेंस की बात है, आप समझ में आ रही होगी आपको.
और प्लस यहाँ पर आपको अगर याद करना है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव में थोड़ा सा वो हो रहा है, कन्फ्यूजन हो रही है, तो एक्सक्लूसिव ऐसे याद रखो कि एक्सक्लूसिव मतलब एक्स, ठीक है, एक्स मतलब कोई डिफरेंट रहा होगा तभी एक्स हो गया, तो इस तरह से याद हो सकता है, ठीक है। आप वो समझ लो, अपना एक्स है डिफरेंट है तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन डिफरेंट होगी, ठीक है, वो समझ लो। ओके, इसके साथ हमारा ये ख़त्म होता है, 2 रिप्रोडक्शन हो गया और ग्रोथ हो गया। अब थर्ड पे आते हैं विच इज़ मेटाबॉलिज्म। देखो वैसे तो ये छोटी वीडियो है, ठीक है, बहुत छोटी छोटी हमारी वीडियोस रहेंगी, पर अगर टाइम की कमी है तो इसे 2x पे देख लो, जुब 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 कंप्लीट हो जाएगा पूरा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं मेटाबॉलिज्म के साथ। ओके, चलो अभी हमारा हो गया ग्रोथ, हो गया रिप्रोडक्शन, हो गया। अब थर्ड हमारे पास जो है टॉपिक वो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? ये होता है सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस जो हमारी बॉडी में हो रही हैं, ठीक है। तो ये 2 तरह का होता है मेटाबॉलिज्म, एक होता है कैटाबॉलिज्म और एक होता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है? यहाँ पर ब्रेक डाउन होता है, जैसे कोई भी बड़ी सी चीज़ है वो ब्रेक डाउन हो रही है और ब्रेक डाउन होकर वो प्रोडक्ट बना रही है कोई, ठीक है। और एनाबॉलिज्म में क्या होता है? कोई भी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो मिलकर एक बड़ा प्रोडक्ट बना रही है, मिलकर बना रही है, तो सिंथेसिस हो रही है यहाँ पर। और क्या ब्रेक डाउन में क्या हो रहा है? कोई बड़ी चीज़ ब्रेक होकर छोटी चीज़ बना रही है, तो ये होता है कैटाबॉलिज्म। अब देखो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, क्या होता है? एक होता है इन विट्रो और एक होता है इन वीवो, ठीक है। इन वीवो क्या होता है? इनसाइड द बॉडी अगर, और एक होता है इन विट्रो जो होता है वो होता है आउटसाइड द बॉडी, ठीक। तो यहाँ पर एक एग्जांपल देती है एनसीईआरटी कि अगर कोई भी रिएक्शन टेस्ट ट्यूब में हम करा रहे हैं तो वो इन विट्रो है पहली बात तो, ठीक है। तो और वो जो टेस्ट ट्यूब क्या होता है? नॉन लिविंग होता है, ठीक है। तो कोई भी रिएक्शन जब हम टेस्ट ट्यूब में कराते हैं तो वो जो रिएक्शन है वो लिविंग रिएक्शन होती है, ना कि लिविंग थिंग होती है, ठीक है। इसको एनसीईआरटी कहती है आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शंस। और मेटाबॉलिज्म के लिए हमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होती है, ठीक। ये हमारा हो गया मेटाबॉलिज्म कंप्लीट। और हाँ, मेटाबॉलिज्म जो होता है ये प्लांट्स में पाया जाता है, एनिमल्स में पाया जाता है, फंजाई में पाया जाता है और माइक्रोब्स में पाया जाता है। और मतलब लिविंग में सारे में पाया जा रहा है और नॉन लिविंग में किसी में भी, कोई भी ऐसा नॉन लिविंग नहीं है जिसमें ये पाया जाता है और ना ही इसका कोई एक्सेप्शन है। तो ये क्या होती है? अपनी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। चलो ठीक है, अब हमारा क्या हो गया? ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं कॉन्शियसनेस के साथ, ठीक है। तो कॉन्शियसनेस क्या होता है? ये हमारा लास्ट पैरामीटर है, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट। कॉन्शियसनेस क्या होता है? ये होता है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो लिविंग है वो रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। ये मोस्ट, एनसीईआरटी कहती है कि ये मोस्ट ऑब्वियस है और कॉम्प्लिकेटेड फीचर है। अभी तो यहाँ पर देखो हम 11th में हैं तो हमें इतना ज़्यादा इसके में घुसने की ज़रूरत नहीं है, बस ये जो ऊपर ऊपर से दिया है हमें वही याद करना है, एनसीईआरटी ने जो दिया है। पर अभी आगे चल के ये हमें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ये टॉपिक जो है, तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फीचर है। अब एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन पूछती है कि क्या अगर कोई कोमा पेशेंट है तो क्या वो लिविंग है? उसको हम क्या माने, लिविंग माने, डेड माने, क्या माने? तो जो कोमा पेशेंट है उसको हम ना ही लिविंग कह सकते ना ही डेड कह सकते। अगर वो मर गया तो वो डेड हो गया, अगर वो वापस से आ गया, उसका कोमा से बाहर निकल आया, तो फिर वो हो जाएगा लिविंग हो जाएगा। आगे एनसीईआरटी क्या कहती है कि ह्यूमन जो होते हैं ये सेल्फ कॉन्शियसनेस शो करते हैं। सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या होता है? कि अपने लिए अवेयर होना, बीइंग अवेयर ऑफ देमसेल्व्स, सेल्फ अवेयर होना, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप कहाँ जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप क्या खा रहे हो, आप कैसे दिख रहे हो। अभी कोई डॉगी की बात करो या फिर आप किसी और जानवर की बात कर लो, किसी एनिमल की बात कर लो, तो वो ये नहीं सोचता ना कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, ठीक है। कहीं भी चला जाएगा, कहीं भी रह लेगा, कैसा भी दिख लेगा, वो नहीं सोचता ना। तो सिर्फ ह्यूमन जो होते हैं वो सेल्फ कॉन्शियसनेस शो करते हैं। और हमारे जो प्रो कैरियोट्स हैं यहाँ से लेकर हमारे जो यू कैरियोट्स हैं यहाँ तक सारे कॉन्शियसनेस शो करते हैं। सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं शो करते, सिर्फ कॉन्शियसनेस शो करते हैं, ठीक है। सिर्फ ह्यूमन है जो सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, बाकी सारे कॉन्शियस होते हैं, कॉन्शियसनेस शो करते हैं, ठीक है। मान लो कोई एक अमीबा है, सिंगल सेल्ड है, ठीक है। अब इसके पास हमने डाल दिया कोई टॉक्सिन, हाँ, तो अब ये क्या करेगा? यहाँ से भाग जाएगा। तो मतलब ये सारे कॉन्शियस हैं, ओके। फिर एक एनसीईआरटी का पॉइंट है कि फोटो पीरियड अफेक्ट करता है सीजनल ब्रीडर्स को रिप्रोडक्शन में, बोथ प्लांट और एनिमल्स में। ये आगे अपना आएगा तो वो डिस्कस करेंगे आगे, ओके। अभी नेक्स्ट क्या है? इंटरैक्शन है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि इंटरैक्शन से क्या होता है? इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ बनती है। मतलब मान लो हमारे पास है जैसे सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है ना।
तो जो हमारे सेल हैं, सेल मिलकर हमारे टिश्यू बनाते हैं ना, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो जो हमारी टिश्यू की प्रॉपर्टी है वो हमें सेल में नहीं मिलेगी, जो हमारी ऑर्गन की प्रॉपर्टी वो हमें टिश्यू में नहीं मिलेगी। ठीक है, ये इसका है मतलब प्रॉपर्टीज़ ऑफ टिश्यूज़ आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल। टिश्यूज़ की प्रॉपर्टीज़ हमें सेल में नहीं मिलेगी। यहाँ पर एक नई इनके इंटरेक्शन से, सेल्स के इंटरेक्शन से एक नई प्रॉपर्टी आती है, वो हायर लेवल पे आती है। मतलब टिश्यू क्या है, हायर लेवल है, तो हायर लेवल पे एक प्रॉपर्टी आती है जो इसके पहले वाले जिससे ये बन रहा था उस पर नहीं होती है। वैसे ही जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गन्स जो होंगी ये नहीं पाई जाएंगी टिश्यूज़ में। ठीक है, और एक एनसीईआरटी कहती है ऑल लिविंग फिनोमेना इज ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरेक्शन। इसका मतलब ये होता है कि इंटरेक्शंस जो होते हैं वो अंदर के सेल्स की वजह से होते हैं। ठीक है, ये इतना हो गया अपना। चलो अभी सिर्फ 2 पॉइंट्स हमारे बच रहे हैं इसमें कि एक तो ये है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये लिंक्ड होते हैं सेम जेनेटिक मटेरियल से बट टू वेरिंग डिग्रीज। एग्जैक्ट इनका सेम जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, और एक पॉइंट ये है कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये क्या होते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, इवॉल्विंग होते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं, ये इंटरैक्टिव होते हैं। बस अब यहाँ पे हमारा ये जो कैरेक्टरिस्टिक वाला पार्ट था जिससे हमने ओवरव्यू देखा था कि 4 टॉपिक्स थे इसमें, तो हमारा पहला टॉपिक ये पूरा कवर हो गया है। इसमें एक पॉइंट हमारा ये बच रहा था कि एक ये वाला पॉइंट बच रहा था कि डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कौन है, अर्नस्ट मायर है, ये हमें पता होना चाहिए। ये एनसीईआरटी में आगे दिया गया है। इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी मिला था, 3 अवार्ड्स मिले थे, तो इससे इन्हें ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी मिला था। Okay, so let's start with cellular organization, which is a defining property. So cell theory, we know that cell theory says that all organisms are composed of cells and the product of cells. तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सारे में क्या होता है, सेल्स प्रेजेंट होता है, और कोई भी ऐसा नॉन लिविंग नहीं है जिसमें सेल प्रेजेंट हो। तो अल्टीमेटली ये क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पर हमारा कैरेक्टरिस्टिक ख़त्म होता है, लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन हमारे नॉन डिफाइनिंग थे, बाकी मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ये हमारे डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को अगर हम ब्रेक करते हैं 2 वर्ड्स में, तो बायोस और डाइवर्सिटी में ब्रेक होता है। बायोस मीन्स होता है लाइफ और डाइवर्सिटी मतलब होता है फॉर्म्स। तो यहाँ से डेफिनेशन निकल के आती है कि नंबर एंड टाइप ऑफ लाइफ फॉर्म्स प्रेजेंट ऑन अर्थ, इसी को हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। इसमें रटने जैसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ अगर आपने वर्ड समझ लिया तो आपको डेफिनेशन अपने आप समझ में आ जाएगी, उसे रटना नहीं है। ओके, इसके एग्जाम्पल्स में अगर हम बात करें कि क्या ले सकते हैं, जैसे एल्गी हो गया, फंजाई हो गया, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, माइक्रोब्स हो गए, जितनी भी नंबर और टाइप्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स प्रेजेंट है अर्थ पे, उसी को हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद टैक्सोनॉमी। ठीक है, टैक्सोनॉमी क्या होती है, ये एक ब्रांच ऑफ साइंस है विच डील्स विद प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इसे आप इस तरह समझो कि जैसे कोई, जब किसी के घर में कोई बेबी होता है तो वो पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वो बेबी गर्ल है, बेबी बॉय है, क्या है। उसके बाद उसका नाम रखते हैं, ठीक है, उसका नॉमेनक्लेचर होता है। फिर उसके बाद उसको हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं कि मान लो वो बड़ा होगा तो वो क्या बनेगा, डॉक्टर बनना है, उसे पायलट बनना है, इंजीनियर बनना है, क्या बनना है। तो इस तरह से ये समझ सकते हैं हम। फिर टर्म टैक्सोनॉमी किसने दिया था, APD कैंडले ने दिया था, और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इज़ लिनियस। अब देखो यहाँ पर ये जो टर्म टैक्सोनॉमी किसने दिया था, APD कैंडले ने क्या दिया था, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखना। ठीक है, क्योंकि ये एनसीईआरटी के बाहर का पॉइंट है, जस्ट ऐड कर दिया है कि एक बार माइंड में रहे कि हाँ अगर कभी मान लो चांसेस हैं आ गया तो पता रहे। बाकी फोकस करो सिर्फ एनसीईआरटी पे। ठीक है, एनसीईआरटी बार बार पढ़ो, इंपॉर्टेंट वही है, आएगा क्वेश्चन वहीं से। अब टैक्सोनॉमी की बात करते हैं कि ये है क्या। तो IUCN ने, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इन्होंने बताया कि 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज़ नोन है। ये इंपॉर्टेंट डेटा है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो नोन स्पीशीज़ हमारी कितनी है जो हमें पता है, पता चल चुकी हैं, वो 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज़ हैं, जिसमें से 0.5 मिलियन जो हैं वो प्लांट्स हैं और 1.2 मिलियन एनिमल्स हैं। ठीक है, ये लिख लेते हैं, 1.2 मिलियन ये एनिमल्स हैं और 0.5 मिलियन प्लांट्स हैं।
देखो, तो अब हमें ये बताओ कि 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज़ हैं, हम इनका क्यों आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, हम इनका क्यों नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, क्यों क्लासिफिकेशन कर रहे हैं? इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न तो होगा ना। तो देखो, इतनी स्पीशीज़ जो हम पढ़ते हैं, ये क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि शायद जो ह्यूमन वेलफेयर में यूज़ हो जाए, ये क्या पता हमें यहाँ पर कोई एंजाइम मिल जाए किसी ऑर्गेनिज्म से। तो ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ साइंस जो है वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है। डाइवर्सिटी पढ़ने का रीज़न यही है कि हमें इनके बारे में मैक्सिमम चीज़ें पता चल जाएँ। बायोटेक्नोलॉजी देखो आजकल कितना चला हुआ है, ठीक है, ट्रेंड में एकदम। तो बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ करना है, तो अब हम कैसे करेंगे? जब तक हमें उसके बारे में पता ही नहीं होगा तो हम कैसे यूज़ करेंगे? तो अपनी आसानी के लिए इसको आइडेंटिफाई करना, फिर इसका नॉमेनक्लेचर करना और फिर इसे क्लासिफाई कर देना, ठीक है, ये ही है टैक्सोनॉमी। ठीक, दिस वाज ऑल अबाउट टैक्सोनॉमी। क्यों पढ़ते हैं ये हमने प्रोसीजर देख लिया है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ सिस्टमैटिक्स। ठीक है, सिस्टमैटिक्स में हम क्या करते हैं, इसमें हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को भी एक बेसिस बना लेते हैं। टैक्सोनॉमी ऑलरेडी है, प्लस हमने इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स या फिर फाइलोजेनी को हमने ऐड कर लिया, इसे फाइलोजेनी भी बोलते हैं। तो इसे भी जब हम ऐड कर लेते हैं ये बन जाता है सिस्टमैटिक्स। टैक्सोनॉमी में हमारे क्या क्या आ रहा है? मॉर्फोलॉजी आ रहा है, एनाटॉमी हो गई, बायोकेमिस्ट्री, ये सब हो गया इसमें। ठीक है, इसमें जब हमने इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को ऐड कर दिया तो ये बन गया सिस्टमैटिक्स। टर्म सिस्टमैटिक्स दिया था लीनियस ने। देखो, अभी तक हम क्या कर रहे थे कि सिर्फ हम टैक्सोनॉमी को बेसिस बना रहे थे, सिर्फ टैक्सोनॉमी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो रहा था। पर जब हमने इवोल्यूशन को ऐड करा तो हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो और बेटर हो गया। इसी तरह आगे चल के कुछ सालों बाद क्लासिफिकेशन फिर चेंज होगा, क्लासिफिकेशन विल कीप ऑन चेंजिंग। जैसे जैसे हमारे पास बेटर वेज होंगे वैसे वैसे क्लासिफिकेशन चेंज होगा और बेटर होता जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो, तो हमने अपना सिस्टमैटिक्स में सारा कंपेरेटिव पॉइंट्स हमने ले लिए हैं, जो जो हम कवर कर सकते थे। टैक्सोनॉमी में मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री सब ले लिए हैं। और जब इसमें हमने इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को ऐड किया, बोले तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स को, तो ये हमारा बन गया सिस्टमैटिक्स। देखो, जो हमारा 1.7 से 1.8 मिलियन नोन स्पीशीज़ थी, वो उनके साथ हम क्या करते हैं? तो ICNC, I stands for identification, then characterization, nomenclature, and then classification। ठीक है, कैरेक्टराइजेशन में हमारा आ जाएगा मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स। आइडेंटिफिकेशन में ये हो जाएगा कि कंपैरिजन करेंगे हम ऑलरेडी नोन स्पीशीज़ के साथ, फिर उसका नॉमेनक्लेचर एंड देन उसका क्लासिफिकेशन कर देंगे। ना लेट्स सी कि साइंटिफिक नेम्स क्या होते हैं। तो दीज नेम्स आर गिवन टू द ऑर्गेनिजम्स बाय बायोलॉजिस्ट, और ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स और क्राइटेरिया पे बेस्ड होता है। ठीक है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स और क्राइटेरिया पे बेस्ड होते हैं ये साइंटिफिक नेम्स। और ये इंश्योर क्या करते हैं कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है उसके पास वन नेम हो। इसके लिए हमारे पास कुछ इंटरनेशनल कोड्स हैं, वो हम देख लेते हैं अब। सो दीज आर द इंटरनेशनल कोड्स विच इंश्योर कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक नाम हो। और नॉमेनक्लेचर को ये देखते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये आपको एज इट इज़ याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको एवं छोड़ मत देना। तो पहला है ICZN, दिस इज़ इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, फुल फॉर्म्स याद होने चाहिए। ICBN, दिस इज़ इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। देन ICNB, दिस इज़ इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। यहाँ पर देखो कंफ्यूज मत होना, नॉमेनक्लेचर यहाँ पे बीच में आ रहा है क्योंकि यहाँ पर भी बीच में है। ठीक है, बाकी सारे में बाद में है, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। देन ICNCP, दिस इज़ इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स, ये वेराइटीज़ के लिए नॉमेनक्लेचर करता है। ठीक है, चलो अभी एक वर्ड देख लेते हैं कि ये क्या होता है। टॉटोनिम्स। टॉटोनिम्स क्या होता है? यहाँ पे जीनस और स्पीशीज़ जब सेम होती हैं तो उसे हम कहते हैं टॉटोनिम्स। ये वैलिड होता है सिर्फ हमारा ICZN में, ICBN में ये वैलिड नहीं है। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लो क्या होता है, जैसे रैटस। यहाँ पर हमारी जीनस और स्पीशीज़ दोनों सेम है। ठीक है,
एग्जाम्पल अगला है गोरिल्ला गोरिल्ला। यहाँ पर देखो जीनस और स्पीशीज़ दोनों ही हमारी सेम है, तो इसको कहेंगे हम टॉटोनिम्स। और ये वैलिड कहाँ है, सिर्फ ICZN में है। ठीक। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दिस इज़ नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में हम नेमिंग करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की, तो इसमें बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो है ये अपना मोस्ट एक्सेप्टेड है। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के नाम में दो चीज़ें रखते हैं, जीनस और उसकी स्पीशीज़, बस। तो ये डेवलप किया था लिनियस ने। लिनियस की एक बुक थी फिलोसफिका बोटानिका, इसमें इन्होंने रूल्स बताए जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर एक इनकी बुक थी स्पीशीज़ प्लांटरम, इसमें इन्होंने प्लांट्स का नॉमेनक्लेचर स्टार्ट किया। और फिर एक इनकी बुक थी सिस्टमा नेचुरे, इसमें इन्होंने एनिमल्स का नॉमेनक्लेचर स्टार्ट किया। देखो जीनस और स्पीशीज़ होता क्या ये देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंगीफेरा इंडिका लेते हैं, ये है मैंगो का साइंटिफिक नेम। ठीक, तो इसमें ये मैंगीफेरा जो है दिस इज जीनस एंड इंडिका इज स्पीशीज। लेट्स सी कि रूल्स फॉर बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या है। हम सबसे पहला रूल क्या है कि हम लैटिन में नेम लेते हैं। तो लैटिन में क्यों लेते हैं, क्योंकि लैटिन एक डेड लैंग्वेज है और इसमें चेंजेस के चांसेस बहुत कम है। फिर हमारा जो फर्स्ट वर्ड होता है वो होता है जीनस और सेकंड वर्ड होता है स्पीशीज़, ये हम देख चुके हैं। ठीक, फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऑफ जीनस हमारा अपर केस में होगा और जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है स्पीशीज़ का वो हमारा लोअर केस में होगा। देखो कैसे, जैसे हमने लिया था मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, तो ये मैंगीफेरा इंडिका, यहाँ पे मेरा फर्स्ट अल्फ़ाबेट जीनस का, ये जीनस है, ये स्पीशीज़ है। तो जीनस का फर्स्ट वर्ड क्या है, M, ये हमारा कैपिटल है और इधर ये लोअर केस में है। स्पीशीज़ का फर्स्ट अल्फ़ाबेट लोअर केस में हो गया। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि जब हम इसे हैंड रिटन रखते हैं तो हम इसे सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे और जब प्रिंट करेंगे तो इटैलिक्स में प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो अगर मान लो हमने मैंगीफेरा इंडिका लिखा है तो इसको हम हैंड रिटन है तो इसको हम सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, एक साथ नहीं करेंगे, सेपरेटली अंडरलाइन कर देंगे। और जब हम इसे प्रिंट करेंगे तो इसे हम इटैलिक्स में प्रिंट करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो हमारे पास होता है जीनस होगा, स्पीशीज़ होगा और साइंटिस्ट का नाम होगा। अगर कभी हम साइंटिस्ट का नाम लगाना चाहें जिसने उसको डिस्कवर किया है नाम को, वो हम आगे लगा सकते हैं, जैसे मैंगीफेरा इंडिका लिन। तो ये जो जीनस और स्पीशीज़ था ये लैटिनाइज्ड होगा, लेकिन जो साइंटिफिक नेम होगा ये रोमन में होगा, इसको हम अंडरलाइन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमारे रूल्स हो गए सारे। और ये जो साइंटिफिक नेम्स हैं ये हम देख चुके हैं कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं और हमारा नॉमेनक्लेचर ख़त्म हो गया है यहाँ पर। तो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज़ में हमारे पास 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज़ होती हैं। वो होती हैं किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़। ठीक है, जो हमारा किंगडम है ये हमारा हाईएस्ट कैटेगरी है और जो स्पीशीज़ हैं ये एक्चुअली में एग्जिस्ट करती हैं। जो स्पीशीज़ होती हैं ये स्पेसिफिक होती हैं। जैसे हमारे पास कोई शू रैक है तो इसमें हम सिर्फ शूज़ रखेंगे, तो ये स्पेसिफिक हो गई। ठीक है, यहाँ पर हमें कॉमन कैरेक्टर्स ज़्यादा मिलते हैं। अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं तो हमारे कॉमन कैरेक्टर्स इंक्रीज़ करते हैं और यहाँ पर हमें सिमिलैरिटी ज़्यादा मिलेगी, हमें होमोसेपियंस में ज़्यादा सिमिलैरिटी मिलेगी। अगर हम किंगडम पर जाकर देखते हैं तो हमें कॉकरोच में और ह्यूमन में इतनी सिमिलैरिटी नहीं मिलेगी। ठीक है, इसमें हमें यहाँ पर स्पीशीज़ में हमें सिमिलैरिटी ज़्यादा मिलती है और किंगडम में हमारे पास अनकॉमन कैरेक्टर्स ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर हम डाउन द ग्रुप अगर आते हैं तो जनरल कैरेक्टर्स जो हमारे हैं ये डिक्रीज़ करते हैं, जनरल कैरेक्टर्स डिक्रीज़ करते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर अनकॉमन कैरेक्टर्स होते हैं किंगडम में और स्पीशीज़ में सबसे ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं। इसे एक बार याद रख लेना कि मैक्सिमम कॉमन फीचर्स हमारे सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ में होते हैं और मैक्सिमम अनकॉमन फीचर्स जो होते हैं वो किंगडम में होते हैं। देखो जो स्पीशीज़ होती हैं ये बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होती हैं, जो एक्चुअल में जिसका एग्जिस्टेंस हो रहा है वो स्पीशीज़ है। ठीक है, now let's see what is biological concept of species. Biological concept of species was given by Ernst Mayr. इन्होंने कहा कि species is a group of potentially or actually interbreeding groups that are reproductively isolated from other such groups. ठीक है, तो इन्होंने कहा कि कोई दो इंडिविजुअल्स हैं वो अगर आपस में इंटरब्रीड करते हैं और उसके बाद दे प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, कोई भी
दो जो इंडिविजुअल्स हैं जब ये इंटरब्रीड कर रहे हैं, कोई दो इंडिविजुअल्स हैं जब ये इंटरब्रीड कर रहे हैं तो इनका जो ऑफस्प्रिंग है ये फर्टाइल होगा। सही है। अगर ये फर्टाइल है तो ये सेम स्पीशीज के हैं। और अगर दो इंडिविजुअल्स हैं ये अगर इंटरब्रीड कर रहे हैं और इन्होंने इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग बनाए या फिर इंटरब्रीड कर ही नहीं पाए, तो मतलब ये क्या है, ये डिफरेंट स्पीशीज के हैं। सही है। अगर दो इंडिविजुअल्स हमने लिए, या तो ये आपस में इंटरब्रीड कर रहे हैं और इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग बना रहे हैं, इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग बना रहे हैं, ठीक है, और या तो फिर ये क्रॉस कर ही नहीं पा रहे हैं, तो ये डिफरेंट स्पीशीज के हैं। तो इनका जो कॉन्सेप्ट था ये वाला बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज, ये मेनली बेस्ड था रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पे। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है इनएबिलिटी टू ब्रीड। नाउ लेट्स सी व्हाट आर एलोपैट्रिक एंड सिम्पैट्रिक स्पीशीज। तो एलोपैट्रिक स्पीशीज जो हैं ये हमारी जियोग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से बनती है। एलोपैट्रिक स्पीशीज आर सेपरेटेड बाई जियोग्राफिकल बैरियर्स। ठीक है, मान लो कोई एक स्पीशीज थी ए, अब क्या हुआ, यहाँ पर बीच में नदी आ गई, एक बाढ़ आई तो बीच में एक नदी आ गई, तो ये पूरा बड़ा सा था, बीच से नदी चली गई। ठीक, तो अब ये डिफरेंट हो गए, ठीक है, ये भी डिफरेंट हो गए। अब जब ये डिफरेंट है तो इनको हम ए नहीं बोलेंगे, ये ए हैं और ये बी हो गए, तो ये दोनों क्या करेंगे, आपस में रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट एलोपैट्रिक स्पीशीज़। अब सिम्पैट्रिक में क्या होता है, यहाँ पर कोई जोग्राफिकल बैरियर नहीं होता है, तो ये होती हैं स्पीशीज़ विच डू नॉट रिप्रोड्यूस इवेंचुअली फॉर्म्स सिम्पैट्रिक स्पीशीज़। एरिया सेम है, एरिया सेम है, आपस में इन्होंने ग्रुप्स बना लिए, ये बी हो गए और ये ए हो गए, ये हो गए सिम्पैट्रिक। ठीक है, तो ये आपस में रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, एरिया सेम है। अब यहाँ पे तो बीच में नदी आ गई थी तो ये एरिया अलग हो गया, ये एरिया अलग हो गया, यहाँ पे जोग्राफिकल बैरियर आ गया, बीच में नदी आ गई। यहाँ पे कोई जोग्राफिकल बैरियर नहीं है, ये आपस में अलग हो गए, इन्होंने ग्रुप्स बना लिया है, सेम जोग्राफिकल एरिया है और ये दोनों लेकिन आपस में रिप्रोड्यूस नहीं करें। अब जब ये रिप्रोड्यूस नहीं करे तो ये सिम्पैट्रिक स्पीशीज हो गए। सी दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेबल जो इस चैप्टर में है। इसमें मस्कीडे पे एक नीट 2021 में क्वेश्चन आया था, ये था नीट 2021 का क्वेश्चन। ठीक है, कि मस्कीटे जो फैमिली है ये किसको बिलोंग करती है, कुछ ऑप्शंस दिए थे, कॉकरोच, हाउस फ्लाई, फायर फ्लाई, ये सब दिया था। तो अगर पता होता, आप पता होगा कि इसका आंसर हाउस फ्लाई है तो ये सही हो जाता। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। तो देखो, इसको याद कर लेना, बहुत अच्छे से याद करना, कई बार स्क्रिबल करना, इसको कई बार लिखना, कई बार देखना, याद हो जाएगी, ईजी सी है। ठीक है, मैन का होमोसेपियंस, होमोजीनस, स्पीशीज इज सेपियंस। ठीक है, देन जीनस इज होमो, ये भी हो चुका। फैमिली होमिनिडे है, ऑर्डर इज प्राइमेटा, क्लास इज मैमेलिया, फाइलम इज कॉर्डेटा। हाउस फ्लाई का मस्का डोमेस्टिका, मस्का जीनस, डोमेस्टिका स्पीशीज, मस्का जीनस। मस्कीडे फैमिली, ये आया था नीट 2021 में क्वेश्चन। ऑर्डर डिप्टेरा है, क्लास इंसेक्टा है, आर्थ्रोपोडा फाइलम है। फिर मैंगो, मैंगो का मैंगीफेरा इंडिका, जीनस स्पीशीज जीनस। Then family Anacardiaceae, order Sapindales, class is Dicotyledone and then Angiospermae. फिर कॉमन नेम है वीट, वीट का ट्रिटिकम एस्टिवम, जीनस स्पीशीज जीनस, फैमिली पोएसी, ऑर्डर पोएल्स, मोनोकॉटिलिडनी क्लास एंड देन एंजियोस्पर्मी डिवीजन। देखो हमारे पास कुछ वो होते हैं जो ऑर्डर होते हैं, इनका सफिक्स जो होता है एल्गी में, प्लांट्स में, फंजाई में, इनमें होता है एल्स लगाते हैं, सफिक्स जो बाद में लगाते हैं। ठीक है, और जो फैमिली होती है इसमें जो सफिक्स होता है ये ए लगाते हैं एनिमल्स में और AC लगाते हैं प्लांट्स में। ठीक है, देखो AE एनिमल्स में, प्लांट्स में AC। ठीक है, तो इससे आपको ये याद करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, जैसे सोलेनेसी, लिलिएसी, पोएसी, एनाकार्डिएसी। ठीक है, तो AC आ रहा है फैमिली में। फिर ऐसी AE होमिनिडी, मस्कीडी। ठीक है, फिर पोएल्स, ऑर्डर, इस तरह करके ये याद हो जाएगा। सही है। लेट्स सी जीनस क्या होता है। जीनस देखो, ग्रुप ऑफ स्पीशीज जीनस है, फिर ग्रुप ऑफ जीनस फैमिली है, ग्रुप ऑफ फैमिली ऑर्डर है, ग्रुप ऑफ ऑर्डर क्लास है, ग्रुप ऑफ क्लास फाइलम है, इस तरह करके। तो जो एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहा है वो क्या है, स्पीशीज है। मान लो कोई डब्बा है, उसके अंदर सिर्फ स्पीशीज एक रख दी, फिर उसके अंदर एक डब्बा, फिर उसके बाद एक और डब्बा, फिर एक और डब्बा, एक और डब्बा, ऐसे करके डब्बे पे डब्बा, डब्बे पे डब्बा, डब्बे पे डब्बा, क्या होगा, ये सारे ये होंगे ऑब्लिगेट कैटेगरीज होंगे, और जो एक्चुअली अंदर है वो है स्पीशीज है।
तो जीनस देखो ये दो तरह का होता है, एक होता है मोनोटिपिक जीनस और एक होता है पॉलीटिपिक जीनस। मोनोटिपिक जीनस क्या होता है, कोई भी जीनस है विद सिंगल स्पीशीज, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका होमो। होमो के पास सिर्फ एक स्पीशीज है, वो क्या है, सेपियंस है। तो ये कैसा हो गया, होमो क्या हो गया, ये हो गया मोनोटिपिक जीनस। अब पॉलीटिपिक जीनस देखो क्या होता है। पॉलीटिपिक जीनस में होता है कि एक जीनस है, इसके पास मोर देन वन स्पीशीज है। इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे सोलेनम, ठीक है, पैंथेरा। इनके पास देखो पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा पार्डिस। सोलेनम में सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम मेलांजिना, सोलेनम नाइग्रम। तो इसके पास कई सारी स्पीशीज हैं, इसके पास भी कई सारी स्पीशीज हैं। तो ये एग्जांपल हो गया पॉलीटिपिक जीनस का। जीनस जिसके पास एक से ज्यादा स्पीशीज हैं, और मोनोटिपिक जीनस एक जीनस जिसके पास एक ही स्पीशीज है, जैसे होमोसेपियंस। तो प्लांट फैमिलीज जैसे कॉन्वोल्वुलेसी, सोलेनेसी, इनका ऑर्डर जो है ये है पॉलीमोनियल्स, और ये बेसिस इनकी है, बेसिस क्या है, फ्लोरल कैरेक्टर्स, ठीक है। फिर उसके बाद एक और एग्जांपल दिया गया है कि प्राइमेटा और कार्निवोरा जो हैं ये हमारे किस क्लास में आते हैं, मैमेलिया क्लास में आते हैं। मैमेलिया क्लास में, मैमेलिया क्लास है, इसके अंदर हमारे क्या आते हैं, प्राइमेटा एंड कार्निवोरा। अब देखो टैक्सॉन क्या होता है। टैक्सॉन होता है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एट एनी हेरारकी लेवल। किसी भी हेरारकी पे हम किसी जो ग्रुप होता है उसको हम टैक्सॉन बोल सकते हैं। नीचे आते आते जो हमारे ग्रुप्स होते हैं वो छोटे छोटे हो जाएंगे, है ना। और जब हम ऊपर जाएंगे तो जैसे एनिमल्स में बात करें तो वहाँ पर बहुत सारे होंगे, ठीक है। पर अगर हम बात करें सेपियंस की, तो अगर हमने सेपियंस बोल दिया तो हम यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक हो गए। तो ये जो ग्रुप है दिस इज नथिंग बट टैक्सॉन, ठीक है। और यहाँ पर साइज वेरी करता है, हम उसको हर ग्रुप को टैक्सॉन बोल सकते हैं। किसी भी हायरार्की पे हम टैक्सॉन यूज कर सकते हैं। बट द थिंग इज कि ग्रुप जो हैं ये हमारे इनका साइज वेरी करता है, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद टैक्सोनॉमिकल एड्स। यहाँ पर एड्स मतलब है हेल्प करना, ठीक है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे जूलॉजिकल पार्क्स, बोटानिकल गार्डन्स, कीज, हर्बेरियम, फ्लोरा, मोनोग्राफ, कैटलॉग्स, म्यूजियम एंड मैनुअल्स। तो लेट्स स्टार्ट विद हर्बेरियम। लेट्स स्टार्ट विद हर्बेरियम। तो हर्बेरियम क्या होता है, ये डेड प्लांट्स के लिए होता है, डेड और प्लांट्स, ठीक है। फिर ये क्या होता है, ये स्टोर हाउस या फिर रिपोजिटरी है किसका, कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंट्स का। उसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले ड्राई करते हैं, फिर प्रेस करते हैं और फिर प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। तो पहले ड्राई, देन प्रेस एंड देन प्रिजर्व। प्रिजर्व क्या होता है, ये डेड चीज़ों को करते हैं, ठीक है। और कंजर्व एक वर्ड होता है, कंजर्व आगे आएगा। तो कंजर्व क्या करते हैं, वो लिविंग चीज़ों के लिए होता है, और ये जो डेड चीज़ों के लिए होता है वो होता है प्रिजर्व। प्रिजर्व करते हैं डेड चीज़ों को, इनको बचा रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये जो हर्बेरियम है ये क्विक रेफरल सिस्टम होता है। तो इससे हमें क्या पता चल जाती है, मॉर्फोलॉजी पता चल जाती है, ठीक है। फिर साइज ऑफ शीट क्या होता है, 16.5 इंटू 11.5 इंच, या फिर अगर हम उसमें बात करते हैं सेंटीमीटर में बात करते हैं तो 29 इंटू 41 या 41.5 सेंटीमीटर होती है। तो बात करते हैं इसकी स्टेप्स की। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, कलेक्ट करना। सबसे पहले कलेक्ट करते हैं हम। तो जब हम कलेक्शन कर रहे होंगे तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि वो उसमें कोई डिजीज ना हो, वो एकदम साफ हो, बढ़िया सा हो, ठीक है। और उसमें मैक्सिमम जो प्लांट के पार्ट्स हो वो जैसे जैसे फ्लावर हो गया, लीफ हो गया, सीड हो गया, ये सब आ पाए। फिर सेकेंड स्टेप क्या होता है, उसको हमें ड्राई करना है। तो उसे हम कोई न्यूज़पेपर में रख देंगे। फिर न्यूज़पेपर में रैप करने के बाद में हम उसे चेंज करते रहेंगे जिसमें कि वो डार्क ना हो जाए। फिर थर्ड स्टेप क्या होता है, उसमें हम HgCl2 डालते हैं। HgCl2 इज मर्क्यूरी क्लोराइड। इसका 0.1% हम डालते हैं। ये एक्ट करता है एज डिसइंफेक्टेंट की तरह। तो हमने यहाँ पर स्टेरिलाइजेशन भी कर लिया है। फिर उसके बाद अगला स्टेप जो होता है ये होता है माउंटिंग करना, मतलब हर्बेरियम शीट पे रख देना। तो दैट इज माउंटिंग। देन नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, स्टिच कर देंगे हम। यहाँ पे ग्लू नहीं यूज़ करते, स्टिचिंग करते हैं, ठीक है, ग्लू अवॉइड करेंगे। फिर सिक्स्थ स्टेप जो लेबल है उसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं क्योंकि उसमें नेम वगैरह आता है, तो क्या क्या आता है वो देख लेते हैं। अब नाउ लेट्स सी सिक्स्थ स्टेप।
विच इज लेबल। लेबल क्या होता है, मान लो ये हर्बेरियम शीट है तो इसके लोअर राइट कॉर्नर में यहाँ पर लगेगी लेबल, ठीक है। उसका भी एक फिक्स साइज होता है कि वो उतनी बड़ी होनी चाहिए। लेबल के अंदर 7 चीजें आती है हमारी। क्या क्या आता है, सबसे पहले आएगा नेम ऑफ कलेक्टर, नेम ऑफ कलेक्टर आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा प्लेस ऑफ कलेक्शन, कलेक्शन। फिर अगला आएगा डेट, फिर आएगा डेट ऑफ कलेक्शन, ठीक है। जब ये तीनों आ गया तो उसके बाद आएगा नाम आएंगे, ठीक है। कैसे कैसे नाम आएंगे, 3 तरह के नाम आएंगे। देखो, बोटैनिकल नेम, इंग्लिश नेम और कॉमन नेम, ठीक है। और उसके बाद आएगा फैमिली का नाम, ठीक है। 3 तरह के नाम आ गए और उसके बाद आ गया फैमिली का नाम। तो ये 7 चीजें लेबल के अंदर रहती हैं। फिर उसके बाद लेबल के बाद हमारा 7th स्टेप होता है डिपोजिशन करना, ठीक है। इस तरह करके हर्बेरियम कंप्लीट हो गया। हर्बेरियम में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बच रही है कि जो रॉयल बोटैनिकल गार्डन है ये केव लंदन में सिचुएटेड और ये लार्जेस्ट बोटैनिकल गार्डन है। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट टैक्सोनॉमिकल एड इज म्यूजियम। म्यूजियम, म्यूजियम क्या होता है, यहाँ पर हम डेड प्लांट्स और एनिमल्स को प्रिजर्व करते हैं। प्रिजर्व करते हैं हम किस चीज़ को, जो डेड होती है, ठीक है। तो दिस इज कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड plants and animals, ठीक है। प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो इसको हम 3 तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर जो प्रिजर्वेशन करते हैं हम इसका 3 तरह से कर सकते हैं। सबसे पहला कि हम कोई कंटेनर ले लें या फिर कोई जार ले लें, इसमें हम फॉर्मेलिन सोल्यूशन होता है, प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन होता है, इसको डालकर इसको रखते हैं। मान लो एक जार हो गया, इसके अंदर जैसे लैब में आप लोगों ने देखा होगा स्कूल्स में कि फ्रॉग्स वगैरह रहते थे, तो जो सोल्यूशन होता था, मान लो एक फ्रॉग है, ओके जैसे भी हो, ठीक है, ये एक फ्रॉग है। तो यहाँ पर जो सोल्यूशन है ये क्या है, फॉर्मेलिन है। फॉर्मेलिन एक प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन है जिसमें हम रखते हैं। ये हो गया हमारा पहला तरीका रखने का। फिर सेकेंड इज एनिमल्स में हम क्या करते हैं, बड़े बड़े एनिमल्स में हम उनका डिसेक्शन करके फिर कॉटन से उसमें स्टफिंग कर देते हैं। फिर थर्ड होता है एक और तरीका, इंसेक्ट्स में हम कैसे करते हैं, उनको किल करते हैं और फिर उनकी पिनिंग कर देते हैं, ठीक है। जैसे बटरफ्लाइज वगैरह का देखा होगा कि बटरफ्लाइज को ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर म्यूजियम हो गया। तो नेक्स्ट टैक्सोनॉमिकल एड इज बोटैनिकल गार्डन। बोटैनिकल गार्डन में हम क्या करते हैं, कोई भी हमें मान लो प्लांट है, उसको हम उसकी जगह चेंज कर दी हमने कि चलो भाई इसको तो हम अपने पास ग्रो करना है, ये हमें अपने पास रखना है प्लांट, तो हमने उसको उसकी मेन साइड से एग्जिट करा लिया और लाकर अपने पास ग्रो कर लिया। तो उस प्लांट में क्या हुआ, उसका एक्स सीटू कंजर्वेशन हमने किया, एग्जिट करा लिया उसकी मेन साइड को और उसे हमने कंजर्व कर लिया। कंजर्वेशन मतलब लिविंग को बचाना, ठीक है, लिविंग को प्रोटेक्ट करना। जैसे प्रिजर्वेशन था हम डेड को बचा रहे थे, वैसे ही कंजर्वेशन होता है लिविंग को बचाना। यहाँ पर जो इसकी लेवल होती है इसमें 2 चीज़ें रखते हैं हम, साइंटिफिक नेम और फैमिली। इसके एग्जाम्पल्स हैं कुछ, NBRI लखनऊ में है, NBRI इज नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये लिख लेते हैं, नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये लखनऊ में है अपना, और इंडियन बोटैनिकल गार्डन हावड़ा में है। नाउ द नेक्स्ट टैक्सोनॉमिकल एड इज जूलॉजिकल पार्क्स। जूलॉजिकल पार्क्स में भी हम क्या करते हैं, एक्स सीटू कंजर्वेशन करते हैं। एक्स सीटू कंजर्वेशन कैसे है, देखो जैसे जू आप लोग गए होंगे तो जू में क्या होता है, वहाँ पे उनका मेन हैबिटेट तो नहीं होता ना एनिमल्स का, जू उसको हम लेकर आते हैं फॉरेस्ट वगैरह से। तो इसका एग्जिट करा लिया मेन साइड को कंजर्व करने के लिए, ठीक है, कंजर्व कर रहे हैं हम लिविंग का फॉर प्रोटेक्शन। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनको सिमिलर कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं और इन्हें प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट देते हैं। इससे हमें क्या पता चलता है, इनके फूड हैबिटेट्स का, इनके बिहेवियर का हमें पता चलता है।
Okay, now next is taxonomical keys, which is a type of taxonomical aid. Taxonomical aid है मतलब ये हेल्प कर रहा है, एड है, ठीक है, हेल्प कर रहा है किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स में हेल्प कर रहा है. बेसिस क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर हम, सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज. ये होता है एनालिटिकल इन नेचर. एनालिटिकल है मतलब ये हेल्प कर रहा है एनालिसिस में, ठीक है. अब यहाँ पर हम क्या दो कैरेक्टर्स लेते हैं, ठीक है, जो एक दूसरे के कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, ऑपोजिट कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे काला है, गोरा, इस तरह करके कैरेक्टर्स लेते हैं. तो इसको जो कैरेक्टर्स हैं उनको हम कपलेट कहते हैं, और जो लीड होती है, जो मेन मतलब जो एक्सेप्ट हम कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं लीड. वो स्टेटमेंट होती है. तो यहाँ पर रिजल्ट क्या होता है, एक को एक्सेप्ट करते हैं, एक को रिजेक्ट करते हैं. फिर जिसको एक्सेप्ट करेंगे उसमें दो होंगे कैरेक्टर्स, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होंगे. एक को एक्सेप्ट करेंगे, एक को रिजेक्ट करेंगे, फिर उसमें दो होंगे. फिर अल्टीमेटली हमें रिजल्ट मिल जाएगा हमारा. अब देखो हमारे पास 4 तरह की बुक्स होती हैं, मैनुअल, फ्लोरा, कैटलॉग और मोनोग्राफ. ये हेल्प करती हैं हमारी करेक्ट आइडेंटिफिकेशन में, ठीक है. तो देखो मैनुअल जो होता है ये बताता है किसी भी एरिया में रहने वाले प्लांट्स का डिटेल डिस्क्रिप्शन. यहाँ पर आ गया डिटेल डिस्क्रिप्शन, ठीक है. फ्लोरा बताता है डिस्ट्रीब्यूशन और हैबिटेट. डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैबिटेट ऑफ प्लांट इन एन एरिया, दोनों एरिया रिस्ट्रिक्टेड हो गए. फिर कैटलॉग, अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ अ प्लांट, ये भी एरिया रिस्ट्रिक्टेड होगा, ठीक है. मोनोग्राफ में एक, मोनो मतलब वन, एक टैक्सॉन की बात कर रहे हैं हम, किसी भी एक टैक्सॉन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ये एरिया रिस्ट्रिक्टेड नहीं होगा. यहाँ पर डिटेल डिस्क्रिप्शन होगा एक टैक्सॉन का, वो जीनस होगा, फैमिली होगा, पर्टिकुलर टाइम पर एक, ठीक है. तो देखो मैनुअल में हमें डिटेल डिस्क्रिप्शन, ठीक है, मैनुअल में डिटेल डिस्क्रिप्शन था, तो इससे हमें पता चल गया नेम ऑफ स्पीशीज़ क्या है, ये सब पता चल गया. फिर फ्लोरा से हमें पता चल गया कि हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट क्या है. फिर कैटलॉग से हमें अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हो गए सारे. फिर मोनोग्राफ से हमें किसी एक टैक्सॉन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई. सो यहाँ पर हमारा द लिविंग वर्ड चैप्टर पूरा अच्छे से कंप्लीट हो गया है. So thank you for watching. If you like the video, then hit the like button and don't forget to subscribe and press the bell icon so that you get the notification. Thank you. Bye bye.